इसमें 3 स्टेप्स आते हैं मेजर। उनमें डिफाइनिंग द जॉब है जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन है, करना क्या है, ड्यूटीज़ क्या होंगी, जो हम डिफरेंट जो ग्रुप्स बना रहे होते हैं जॉब टाइटल्स के, या हम सिमिलर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ग्रुप अप करके एक जॉब डिज़ाइन करते हैं, ये वो चीज़ आएगी जिसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब आ जाएगी कि एक इंडिविजुअल ने इस जॉब टाइटल पे रहते हुए कौन कौन सी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है। फिर उन ड्यूटीज़ में से जो जॉब स्टैंडर्ड्स हैं वो भी आप सेट करते हैं कि जो जो वो कर रहा है किस लेवल का हो, और उसके अंदर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए जो कि मेन काम हैं उस इंडिविजुअल के उस जॉब टाइटल पे काम करते हुए जो उसने परफॉर्म करने हैं। जॉब डिज़ाइन हो गई। अब आपने अप्रेज़ करना है कि उसमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनकी टेस्टिंग, जिनकी इवैल्यूएशन ज़रूरी है, जिनको आप किसी ना किसी तरीके से रेट कर रहे होंगे, और उसकी बेस पे फिर आप देख रहे होंगे कि परफॉर्मर की परफॉर्मेंस किस लेवल तक की एक्सीलेंट है, मॉडरेट लेवल की है, या फिर वो एवरेज है या बिलो एवरेज है। उसके बाद वट एवर यू हैव अप्रेज्ड, उसके बारे में आपने फीडबैक अपने एम्प्लॉय को देना है कि उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, जो बुरा किया वो कैसे वो बेहतर बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कंप्लीट प्रोसेस परफॉर्मेंस अप्रेजल का है क्या। इसमें डिफरेंट 6 स्टेप्स हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में चीज़ें पढ़ी थी। आज हम बस ये करेंगे कि उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम ग्रुप अप करके या उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम अलग अलग हेडिंग्स के साथ डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस, ये वो प्रोसेस ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम प्रोसेस कहते हैं उसका मतलब ये हुआ कि वो वन स्टेप नहीं है, उसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल स्टेजेस हैं। स्टेप बाय स्टेप वो पहले कुछ करना होता है, उसके बाद कुछ करना होता है, तो वो एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होता है जिसको हम प्रोसेस कहते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस है, इसका मतलब ये हुआ कि परफॉर्मेंस की इवेलुएशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं या परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो ये वो क्या हैं? फर्स्ट है इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स विद एम्प्लॉय। सेकंड, पहले तो आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अपने एम्प्लॉय के साथ सेट करें उस परफॉर्मेंस इवेलुएशन के लिए कि उसके अंदर करना क्या है, किस लेवल तक करना है, स्टैंडर्ड्स क्या होंगे उस परफॉर्मेंस के। फिर आप कम्युनिकेट करेंगे एक्सपेक्टेशन, वट एवर इज रिक्वायर्ड वो आप एम्प्लॉय को बताएंगे कि वो किस काम के लिए है, उससे क्या उम्मीदें हैं ऑर्गेनाइजेशन की और सुपरवाइज़र की। फिर उसने काम किया, अब इट्स टाइम टू मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो उसने एक्चुअल आउटपुट दिया, जो उसने परफॉर्म किया, अब उसको मेजर करना है। और उसकी मेजरमेंट के लिए क्या तरीका होगा कि आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे। फिर आपने कंपैरिजन के बाद देखा कि कितना गैप आया है, परफॉर्मेंस क्या बन रही है, उसकी बेस पे यू विल बी हैविंग अ डिस्कशन विद एम्प्लॉय। और यहाँ पे जहाँ वीकनेसेस हैं, कोई ड्रॉबैक है, कोई बैरियर है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अप टू द मार्क, अप टू द स्टैंडर्ड अगर वो परफॉर्म नहीं हो पा रही है तो क्यों नहीं हो पा रही, उसकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन विल टेक सम करेक्टिव एक्शन। ये वही प्रोसीजर है जो हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी यही बातें हमने डिस्कस की हैं, लेकिन प्रोसेस में हम स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस के थ्रू चल रहे हैं, इसलिए इनको अलग से डिस्कस करना भी ज़रूरी था कि अगर कोई आपसे प्रोसेस पूछे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का तो आपको पता हो कि उसके अंदर डिफरेंट ये वाले 6 स्टेप्स आते हैं। अब फर्स्ट स्टेप जो है इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है कि हम ये देखें कि उस जॉब के अंदर करना क्या है, उसके डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, रीज़न क्या है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है कंपनी की, उसके साथ हमने देखना है कि जॉब मैच हो रही है या नहीं। ये हम वो जो हमारी एक स्टोरी है एचआरएम की जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, एक फ्यूचर डिज़ायर डेस्टिनेशन है जिस तक पहुंचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाती है, फिर उनकी बेस पे देखती है कि सिमिलर रोल्स को ग्रुप अप करके एक जॉब टाइटल बना दिया।
फिर दूसरा, इसी तरीके से जो मिलती जुलती एक्टिविटीज़ हैं उनको ग्रुप अप करके एक और जॉब टाइटल बना दिया। उनको कौन परफॉर्म कर सकता है? जॉब एनालिसिस में हमने यही चीज़ें पढ़ी थी। ड्यूटीज़ क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पर्पस क्या है कि वो गोल जो अचीव करना चाह रही है कंपनी वो हो पाए। और इसी की टेस्टिंग के लिए जब आप जॉब डिस्क्राइब करते हैं, सिमिलर ड्यूटीज़ को ग्रुप अप करते हैं और उसके लिए एलिजिबल लोग हायर करते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस लेवल तक परफॉर्मेंस दे पाएंगे जिस लेवल की परफॉर्मेंस उनसे कंपनी चाहती है या जिस काम के लिए कंपनी ने उनको हायर किया है। तो अब यहाँ पे आप बताएंगे कि आपकी जॉब ड्यूटीज़ ये हैं और इस लेवल तक आपने उनको परफॉर्म करना है। आप क्लियरली अपने हर एक एम्प्लॉय को बताएंगे। और ऑफ कोर्स हर एक जॉब ड्यूटी के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। आपको जो मैंने असाइनमेंट दी है उसकी बेस पे भी आपको समझ आ जाएगी। अगर आप सबकी के जो असाइन टाइटल्स हैं वो देखें, सारे जॉब टाइटल्स में कहीं ना कहीं आपको नज़र आता है कि नहीं ये एक दूसरे से किसी ना किसी हद तक डिफरेंट है। तो जब वो डिफरेंट होंगे दैट मीन्स कि उनकी ड्यूटीज़ डिफरेंट हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि उनके इवैल्यूएशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे सिंपली यू आर इस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। फिर कम्युनिकेट इट टू दी एम्प्लॉयज़। जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, एक टीचर से अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 चैप्टर्स वो 32 लेक्चर्स के अंदर पढ़ाए अपने स्टूडेंट्स को, और वीकली वो 3 घंटे की क्लास 2 डिफरेंट सेशंस के अंदर लेगा, सवा सवा घंटे की सेशन में। और उसमें उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो टीचर 32 लेक्चर्स के अंदर 10 चैप्टर्स भी पढ़ा लेगा, असाइनमेंट क्विज़ेस भी ले लेगा, और प्रैक्टिकली अगर उसमें कुछ है तो वो भी करवा पाएगा। ये उससे एक्सपेक्टेशंस है और ये उसको बताया जाता है। फिर ये कि जो कमिटेड टाइम है उस पे आना जाना है। असाइनमेंट क्विजेज, जो प्लान ऑफ सब्जेक्ट या जो लेक्चर ब्रेक डाउन है वो भी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना है, उनको प्रोवाइड करना है। असेसमेंट करनी है इन द फॉर्म ऑफ क्विजेज असाइनमेंट्स, वो टाइम पे उनको फीडबैक देना है। फिर उसके अलावा इसी टाइप की मिलती जुलती रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बेस पे आप अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने एम्प्लॉय को बताते हैं। और साथ में एक बात जो बताई जाती है कि स्टूडेंट्स को कोई शिकायत आपकी टीचिंग के हवाले से नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस एवेलुएशन परफॉर्मा अगर आप याद रखें, बिम्स वाला जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, तो ये कॉन्सेप्ट साथ साथ आपको समझ आएगी कि ठीक है कि ये फ्लो में कैसे चल रही हैं चीज़ें। आपने अपने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर दिया, उसको बता दिया कि उससे कंपनी क्या चाहती है। अब उसने वो काम करना शुरू कर दिया, तो हम सिंपली इवेलुएट कर रहे हैं। तो नाउ इट्स टाइम फॉर एक्चुअल इवेलुएशन ऑफ द परफॉर्मेंस। वट एवर योर एम्प्लॉय हैज़ डन, उसको आपने मेजर करना है कि उसने क्या किया है। उसको मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। आप पर्सनली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसको जो कहा था वो हो रहा है या कि नहीं। अगर वो एग्जांपल आपको याद हो, सर वहाँ आप जो क्लासेस में आके चेक करते हैं कि क्लासेस हो रही हैं, लेक्चर हो रहा है, क्लास का माहौल जैसा लर्निंग के लिए कंड्यूसिव होना चाहिए वैसा है या कि नहीं है। क्लासेस स्टूडेंट्स ले रहे हैं, ज्वाइन की हुई है क्लासेस या कि नहीं की हुई है। क्वेश्चन आंसर सेशन अगर वो उस दौरान आ जाए तो हो रहा है या कि नहीं हो रहा। ठीक है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन होगी। फिर कुछ स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स होती हैं कि जिनकी बेस पे बताया जाता है कि ठीक है आज के दिन में इस टीचर की फलां फलां क्लासेस थी और इसने ये वाली क्लासेस इतने टाइम से इतने टाइम तक ली हैं। ये आपने रिपोर्ट दे दी। फिर ओरल रिपोर्ट्स ये कि ठीक है जी, ये कुछ की होते हैं जो कि क्लासेस नहीं ले रहे होते, सिंपली जब इतने ज़्यादा स्टाफ होता है तो उनमें से बता दिया जाता है कि ये लोग जो हैं ये इरेगुलर हैं और बाकी सब ठीक हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन के रिटर्न रिपोर्ट कौन सी रिक्वायर्ड है या ओरल रिपोर्ट कौन सी रिक्वायर्ड है, क्या पूछा जा रहा है, उसकी बेस पे यू कैन टेल अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ योर एम्प्लॉय। फिर कुछ रिटर्न रिपोर्ट्स होती हैं, आप कंप्लीट में डेली बेसिस पे बता देते हैं कि ठीक है आज फलां डिपार्टमेंट की इतनी क्लासेस थी और उनमें से इतने टीचर्स ने इतनी देर के लिए ये क्लासेस ली हैं और फलां टीचर्स ने क्लासेस नहीं ली
क्यों नहीं ली हैं उनकी रीजंस भी साथ में प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस की मेजरमेंट हो रही है। अब जब मेजर कर रहे हैं तो साथ साथ देयर इज़ अ नीड टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद दिस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। उससे रिक्वायर्ड क्या था? ठीक है, आज के दिन में 2 क्लासेस थी, ली हैं क्लासेस, ठीक है, 2 ही क्लासेस थी, 2 ही लेनी चाहिए थी, हो गई, ठीक हो गया। उसके अंदर जो भी चीज़ें थी, जो ड्यूटीज़ थी वो उन्होंने परफॉर्म की हैं, वेल एंड गुड, हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है। फिर जो मार्केटिंग के लोग होते हैं, सपोज सेल्स एग्जेक्टिव्स हैं, उनको आज का टारगेट अगर सपोज 5000 प्रोडक्ट्स उन्होंने सेल करनी थी, तो टारगेट के साथ यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस में देखा जाएगा कि आज के दिन में उन्होंने कितनी प्रोडक्ट सेल की हैं। यहाँ पे देखा जाएगा कि उनका टारगेट क्या था और टारगेट से ये कितना डिविएट कर रहे हैं, कितना टारगेट था, कितना इन्होंने एक्चुअल किया और उसके दरमियान गैप कितना आया है। यहाँ पे कंपैरिजन होगा। फिर उसके बाद आप अप्रेजल अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर करते हैं। सेल्स एग्जेक्टिव वाली एग्जांपल ही लेते हैं कि 5000 का टारगेट था और 4000 या 4000 प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हुई हैं, तो 1000 सेल्स क्यों नहीं हुई हैं, उनकी क्या रीजंस हैं, वो भी सेल होनी चाहिए थी। ठीक है, उसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं विद योर एम्प्लॉय, उसकी ड्यूटीज़, उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे कि टारगेट क्या था या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या थी और उसने एक्चुअली क्या परफॉर्म किया, ये उसके साथ डिस्कस किया जाएगा। और यहीं से फिर समझ आती है कि कौन सी ऐसी रीजंस थी। जब आप डिस्कस करेंगे, जैसे आप लोग कोई असाइनमेंट कोई नहीं देते हैं, पेपर में अपीयर नहीं होते हैं, तो आपको बताया जाता है और आप उसकी वजह बता देते हैं सिंपली। या अगर कहीं पे आपके मार्क्स कम आए हैं तो आपसे जब डिस्कस किया जाता है कि इसमें क्या हुआ था, तो फिर आप बता देते हैं कि टाइम ख़त्म हो गया था या टाइम कम रहा था या गलती से मैंने इस क्वेश्चन को गलत परसीव कर लिया था, इसको इसकी अंडरस्टैंडिंग मैंने गलत बिल्ड कर ली थी, उसकी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो डिस्कशन में यहाँ पे प्रॉब्लम्स हाईलाइट हो रहे हैं। किसी ने 5000 प्रोडक्ट्स अगर सेल नहीं की हैं तो क्यों नहीं की हैं, प्रॉब्लम सामने आएगी। अचानक से बारिश होने लग गई थी तो बस, अगर बारिश ना हुई होती तो जो 1000 वाला गैप है वो भी ना आया होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि अगर रेनी सीजन है तो उसमें आप वो एक छाता लगा दें उसको, जहाँ पे उसका जो भी सेलिंग पॉइंट है, अगर तो रोड पे जैसे सिम्स बेच रहे होते हैं लोग, ये काम कर दें। इसके अलावा अगर प्रोडक्शन यूनिट में सपोज वही वाली एग्जांपल के 100 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करनी है, 70 प्रोड्यूस हुई हैं, तो 30 का गैप क्यों आया है? रिसोर्सेज कम हैं, रॉ मटेरियल कम है, रॉ मटेरियल नेक्स्ट टाइम आप उसको ज़्यादा दे दें ताकि टाइम पे वो टारगेट को कंप्लीट करे। मशीन की स्पीड अगर कम है तो मशीन की स्पीड बढ़ा दें ताकि उतने टाइम में उतने रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन से वो अपने टारगेट को अचीव कर पाए। तो ये जब प्रॉब्लम डिस्कशन के बाद सामने आएगी तो ही समझ आएगी कि करेक्टिव एक्शन, प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए करेक्टिव एक्शन क्या होगा। अब इसमें दो तरह के करेक्टिव एक्शन हो सकते हैं, कुछ इमीडिएट होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। इमीडिएट कहते हैं कि जो ऑन द स्पॉट आपको पता हो, जैसे सेल्स एग्जेक्टिव वाली मैंने बात की है, वो कहता है कि 1000 जो गैप था वो भी फिल हो जाता अगर बारिश ना आती तो, और सीज़न भी रेनी सीज़न है, तो इमीडिएटली तो उसको कोई छतरी आप दे देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए या तो आप उसका सेलिंग पॉइंट ऐसा बनाएं कि बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, उसका सेलिंग पॉइंट जो है वो या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ना रुक पाए। तो फ़ौरन फ़ौरन जो एक्शन लिया जाएगा वो होगा इमीडिएट करेक्टिव एक्शन। किसी क्लास में शोर हो रहा है, टीचर पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, स्टूडेंट्स आर नॉट लिसनिंग, प्रॉब्लम सामने आई कि ये वाले 2-4 स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं, उनको क्लास से निकाल दिया जाए, इमीडिएट करेक्टिव एक्शन, ताकि बाकी क्लास सुकून से पढ़ सके। बेसिक करेक्टिव एक्शन क्या होगा कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में उन स्टूडेंट्स को अलग अलग सेक्शंस के अंदर डाल दें, वो जो उनका ग्रुप है वो ही आप तोड़ दें, तो अकेला अकेला स्टूडेंट ज़्यादा तंग नहीं करता, वो फिर अक्सर क्लास से एब्सेंट रहना शुरू हो जाता है। तो बेसिक करेक्टिव एक्शन क्या है, शुरू से ही आप कुछ कर दें। या
इमीडिएट करेक्टिव एक्शन में अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपकी प्रोड्यूस नहीं हुए हैं तो इमीडिएट करेक्टिव एक्शन क्या हो सकता है कि आप उस वक्त आप एक और मशीन की बजाय, बल्कि उस वक्त तो आप नहीं कर पाएंगे, या मशीन को अगर स्पीड अप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा मज़ीद टाइम उसको दे के तो परफॉर्मेंस उससे ले सकते हैं जितनी रिक्वायर्ड है, या फिर आप उस मशीन की स्पीड बढ़ा के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोडक्शन के वो बढ़ा सकते हैं, इमीडिएट करेक्टिव एक्शन। लेकिन बेसिक करेक्टिव एक्शन क्या होगा कि मशीन की स्पीड बढ़ाने से मशीन जो है उसकी उसका घिसना और उसकी वर्किंग, चूंकि उसके ऊपर लोड पड़ रहा होता है तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है, तो वो जो लाखों की मशीन आपने ली हुई है वो ख़राब हो जाएगी। तो बेसिक करेक्टिव एक्शन क्या होगा कि वो जो 10 साल 15 साल चल सकती है वो शायद 7 साल चले। तो बेसिक करेक्टिव एक्शन क्या है कि नेक्स्ट टाइम आप एक न्यू मशीनरी ले लें ताकि दोनों मशीनें मिलके एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चल सकें और जो डिमांड है या जो टारगेट है एम्प्लॉय का वो परफॉर्म हो पाए, वो अचीव हो